नमस्कार, सिटीजन वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। इससे पहले मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूं, आप लोगों से निवेदन है, सिटीजन वॉइस शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन ऑन करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करें। जनता की आवाज़, आवाम की आवाज़, सिटीजन वॉइस शो आप सबकी आवाज़ है। और एजे सिंह ऑफिशियल मेरा ऑफिशियल हैंडल है। मैं आपका होस्ट आत्मजीत सिंह। आज हम बात करेंगे देहरादून में हुई कल एक बड़ी रैली को लेकर, जिसको कांग्रेस पार्टी ने जो है वो एड्रेस किया था। और उसमें बड़े जोर से नारे लग रहे थे, धामी तुम हिमालय की करो तैयारी, आ रहे हैं पंजाधारी। उत्तराखंड में देहरादून में कांग्रेस का बीजेपी सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है। ये प्रदर्शन जो है अंकिता भंडारी मर्डर केस में वीवीआईपी के शामिल होने का, भूमि में जो विवाद चल रहे हैं, बहुत सारे केसेस हो रहे हैं जिसमें पुलिस प्रशासन जो है वो भूमि माफियाओं के साथ काम कर रही है और उनके मामले में, और राज्य सरकार का जिस तरीके से एक पुलिसकरण हो गया है, और राज्य की सरकार में ना बोलने की आजादी है, ना प्रेस फ्रीडम है, और एक तरीके से सारे जितने भी डेमोक्रेसी के आपके राइट्स हैं उन राइट्स को लेने की बात चल रही है। तो पुष्कर सिंह धामी सरकार चारों फ्रंट पे फेल हो गई है, और इसका आगाज जो है कांग्रेस पार्टी ने किया। और देहरादून में जो बीजेपी की नीतियां हैं के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, राजभवन का घेराव भी हुआ। बहुत बड़ी संख्या में लोग शहरों से और देहरादून के बाहर से भी वहां पर आए। ऐसा लग रहा है कि पुष्कर सिंह धामी की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुजाता जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुजाता जी आपका। आप कल उस रैली में थी, मैं उसका एक वीडियो दिखा देता हूं साथ साथ, और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं सीधे सीधे, प्रदेश की जनता क्या चाह रही है? अन्याय का और भ्रष्टाचार और जन विरोधी नीतियां जो पुष्कर सिंह धामी सरकार की हैं, और महिला अपराध, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, और लैंड जिहाद, और आपका ये व्यापार जिहाद और लव जिहाद, इसको लेकर उत्तराखंड को जिस तरीके से एक हिंदू स्टेट, हिंदू राष्ट्र बनाने की परिभाषा में तय किया जा रहा है, अब पब्लिक क्यों खड़ी हो गई है? क्या वो चीजें हैं जो पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ जा रही हैं? सुजाता जी। जी नमस्कार एजे सिंह जी, आपको, आपके दर्शकों को। और जो आप बात कह रहे हैं आज, वो कल जिस तरीके का जन सैलाब उत्तराखंड ने देखा, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में टॉप लीडरशिप के साथ साथ हर कांग्रेस का मजबूत कार्यकर्ता दहाड़ता हुआ नजर आया। और वो इसलिए क्योंकि जनता की आवाज है कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस का कार्यकर्ता जनता की उस आवाज को आगे कर रहा है, क्योंकि विपक्ष के नाते ये होना भी है। और अगर आप कल के मतलब कार्यक्रम को देखें तो पहले परेड ग्राउंड पर सबने इकट्ठा होना था, और बहुत सारे लोग जो हैं वो देहरादून तक पहुंच भी नहीं पाए, और देहरादून के चप्पे चप्पे पर केवल कांग्रेस के झंडे दिखाई दे रहे थे। मगर इससे पहले मतलब आधी रात में सोचिए कि धामी जी इतना डर गए थे कि उन्होंने हमारे पोस्टर बैनर सारे उखड़वा दिए। पोस्टर बैनर उखड़वा के उन्होंने सोचा कि अब वो पोस्टर बैनर वाला जो एक माहौल बनता है वो नहीं दिखाई देगा, तो लोग सोचेंगे कि ऐसा कोई माहौल बना नहीं। लेकिन उनको एलआईयू ने पक्का बताया होगा कि बहुत भीड़ आने वाली है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि एलआईयू इतनी फेल होगी। लेकिन जब सड़कों पे लोग उतरे, हर तरफ से लोग परेड ग्राउंड की तरफ जा रहे थे, मैंने ऐसी भीड़ पहले कभी नहीं देखी उत्तराखंड बनने के बाद। हाँ, 1994 में जब स्टेट मूवमेंट हुआ था तो मैंने जरूर एक या दो बार जब बड़ी रैली हुई तब देखा था पूरे उत्तराखंड के लोगों को। और ये तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ये सचमुच में दहाड़ रहे थे, और जो नारे थे वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग नारे लग रहे थे। मगर वो व्यभिचार के, वो भाजपा के बलात्कार के, वो भाजपा के अत्याचार के, वो भाजपा के भ्रष्टाचार के, ये सारी आवाजें सुनाई दे रही थी। तो आप खुद सोचिए कि जनता कितनी त्रस्त होगी। तो चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे बेटी हो, चाहे महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, और चाहे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था हो, हर जगह पर हम देख रहे हैं कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, और केवल जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वही फल फूल रहे हैं, और उन सबका रिश्ता भाजपा से है। इसलिए जो भीड़ आप ये देख रहे हैं, ये भीड़ मतलब बहुत समय से ऐसी भीड़ नहीं देखी गई। आज मैं आपको ये भी बोल दूं कि भाजपा की किसी रैली में कभी इतनी भीड़ नहीं देखी गई। ये जो आपको लोग दिख रहे हैं ना,
ये लोग यहाँ बैरिकेड पे थे और बहुत सारे लोग अभी रास्ते में थे। सोचिए कि मतलब अगर आप रास्ता भी बोलते हैं तो 6-7 किलोमीटर तक का रास्ता जो है वो पूरा भरा हुआ था लोगों से, और ट्रैफिक जैम हो रहा था कई कई जगह, और वो होना है। जिस वक्त हम जनता की आवाज बन के सड़कों पे उतरते तो हमने देखा कि ये सब होता है, और विपक्ष की मजबूत कांग्रेस की आवाज देखी गई, क्योंकि पेपर लीक हो, किसान की जो फसल है, चाहे वो गन्ना किसान हो, चाहे वो सेब का किसान हो, चाहे वो किसानों की आत्महत्या को लेकर सवाल हो, उनको रेजोल्यूशन आज तक नहीं मिल रहा और ये सरकार बिल्कुल चुप रहती है। ये ऐसा लगता है जैसे कि इन्होंने कहा तुम्हें बोलना है बोलते रहो, एक फसाड बना के रखना है लोकतंत्र का, लेकिन हम जो करना चाहते हैं वो करेंगे। और इसलिए जो अपराध बेलगाम हो गया है, जो बलात्कार हो रहे हैं, जो वीआईपी को बचाया जा रहा है ना, जो खास करके वो वीआईपी जिसका नाम आ चुका है सामने और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है, उस कारण से जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी उतरी थी। जी, इसमें एक बात और है, अभी हाल ही में बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग हुई, जेपी नड्डा वहाँ पर गए क्योंकि उत्तराखंड के वो इंचार्ज हैं, और उनके जो वेलकम पोस्टर्स थे उस समय पे, जो कोर कमेटी की मीटिंग के पोस्टर्स लगाए गए, उसमें 2 नाम गायब थे। आपके संगठन महामंत्री जो हैं अजय कुमार और दुष्यंत गौतम, ये दोनों वही लोग हैं जो अंकिता भंडारी मर्डर केस में इम्प्लिकेटेड हैं, यानी कि वीआईपी के नाम में इनके दोनों के नाम जो थे चल रहे थे। उसके बाद एक एफआईआर दर्ज होती है, वो एफआईआर भी कोई पर्यावरण के जोशी साहब हैं वो करते हैं, जबकि परिवार उनका ये कहता है, जब आप महापंचायत आप लोगों ने की, आपका परिवार उनका ये कहता है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है जोशी साहब से, हमारी जो कंप्लेंट है उसी कंप्लेंट पर, और जिस केस में सजा हो चुकी है उस केस को रीओपन करके उन वीआईपीज की जांच की जाए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी अब मान चुकी है, क्या एडमिशन ऑफ गिल्ट कर चुकी है कि हम में से ही कोई है जो वो वीआईपी है? सुजाता जी। This is a clear admission of guilt by the बीजेपी। अगर आपने कभी सुना क्या कि भाजपा किसी की का इस्तीफा लेती है या जनता आवाज करे तो उस व्यक्ति को हटा देती है या उस व्यक्ति को अपनी मीटिंग में शामिल नहीं करती? ऐसा कभी नहीं हुआ। और बिल्कुल साफ है कि दुष्यंत गौतम, जिनको गट्टू के नाम से भी आज जाना जाता है, उनका, और अजय कुमार, जिनका नाम उर्मिला सनावर के ऑडियो के कहीं पहले से आ रखा है, कहीं पहले से। माता पिता ने पहले भी पत्र लिखकर मुख्यमंत्री को ये कहा था कि अजय कुमार वीआईपी हो सकता है, उसको इस जांच के घेरे में लिया जाए, मगर ऐसा नहीं किया गया। और ये बात साफ हो गई है कि ये दोनों जो हैं ये आरोपित हो चुके हैं। ये केवल जनता के द्वारा नहीं, ये अंकिता भंडारी के माता पिता के या सुरेश राठौर के द्वारा नहीं, ये भाजपा के द्वारा इम्प्लीकेट हो चुके हैं। भाजपा ये मानती है कि ये दोनों वीआईपी हैं। मैं हो सकता है अपने लिए कहूंगी कि हम बोल रहे हैं या बाकी लोग कह रहे हैं, मगर भाजपा का उनको अपनी मीटिंग से हटा देना, उनको पोस्टरों से हटा देना, ये बता रहा है कि यही वीआईपी है। और उस जो पूरा हत्याकांड है उसमें जो एक्स्ट्रा सर्विसेज चाहिए थी, उनमें से यही लोग शामिल हैं। पुष्कर सिंह धामी साहब कल श्यामापुर में हरिद्वार में थे। वहां उन्होंने जन जन की सरकार जन जन के द्वार कैंपेन चला रहे थे और कह रहे थे कि जो किसानों की ग्रीवेंसेस हैं, बॉर्डर एरियाज में जो प्रॉब्लम्स हैं, मैं उनकी ग्रीवेंसेस सुनने आया हूँ, प्रॉब्लम्स एड्रेस करने आया हूँ। आग तो देहरादून में लगी हुई है, वो उसको छोड़कर वो हरिद्वार भाग जाते हैं। आपको लगता है पुष्कर सिंह धामी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है, क्योंकि वो सिवाय एडवर्टाइजमेंट्स पे पैसा खर्च करने के, सिवाय फोटो ऑप्स करने के, पत्रकारों को मैनेज करने के, उनके पास कोई दूसरा काम ही नहीं है? इतना वीक सीएम तो उत्तराखंड ने कभी देखा नहीं। कल तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये तक कह दिया कि जो जितने भी ये माफिया भू माफिया काम कर रहे हैं, ये पुलिस के संरक्षण में काम कर रहे हैं। पुलिस किसको रिपोर्ट करती है? सीएम को रिपोर्ट करती है। डायरेक्टली उन्होंने डीजीपी को बोला कि डीजीपी को इन चीजों को देखना चाहिए। तो इनके खुद के पूर्व के सीएम रहे पुष्कर सिंह धामी को जो है ठहरा रहे हैं पुलिस प्रशासन और भू माफियाओं की जो कनेक्टिविटी है उसको लेकर। आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कहा है वही सत्य है, और उनका ये कहना कि जो जमीन के मामले हैं, ये हत्याएं जमीन के मामलों से जुड़े हुए हैं, और साथ में उनका ये भी कहना कि पुलिस का इसमें इन्वॉल्वमेंट, उसके कारण ये अधिक हो रहा है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हमारी एक प्रॉपर्टी को लेकर
बहुत कुछ हो रहा था और इसी तरह की चीजें हो रही थी। मैं आपके सामने आज जिंदा बैठी हूँ वो इसलिए क्योंकि मैंने ये लड़ाई को लड़ी और मैं लड़ पाई क्योंकि मैं सक्षम थी। लेकिन जहां जहां पे भी ये हत्याएं हुई हैं ये क्लियर केसेस है पैसे की उगाही के, जिसमें हत्या करने वाले आप देखते हैं या आत्महत्या कोई कर लेता है उसका नोट आ जाता है, मगर जिसको इम्प्लीकेट किया जाता है पुलिस उसको आखिर में क्लीन चिट दे देती है क्योंकि वो इन्वॉल्व ही नहीं होता। यानी कि जो मर गया उसके लिए बोलने वाला कोई नहीं है और जो जिसने मारा उससे पैसे की उगाही हो रही है। क्योंकि तीसरा एंगल है कि वो जिन लोगों को ये पकड़ते हैं वो रायपुर एक एरिया है, यहाँ पे रायपुर के लाडपुर के जंगल में ही पाया जाता है, एक ही जगह के आसपास क्यों जाता है? मतलब हर अपराधी को आप मुझे बताइए ना, कॉमन सेंस कितने बड़े बेवकूफ हैं कि सारे के सारे अपराधी मर्डर करेंगे और फिर वो लाडपुर के जंगल में जाएंगे जबकि उन्हें पता है कि पुलिस सबसे पहले वहीं से पकड़ेगी और उसी एरिया से पकड़ेगी। तो देखिए ये बात साफ हो रही है कि ये पूरे के पूरे प्लान्ड है और इसमें बहुत दुखद बात है कि उत्तराखंड में इस तरह से पुलिस का इन्वॉल्वमेंट लैंड डील्स में, और ये आज से नहीं है, ये मैं स्वयं देख रही हूं कि 2007-8 से तो मैं स्वयं देख रही हूं इस चीज को। मैं भुक्तभोगी हूं और मुक्तभोगी भी हूं। और जो हम आज देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ही इज द वीकेस्ट सीएम एवर सीन बाय द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, और इतने कमजोर हैं क्योंकि उनको चलाने वाला भी, मेरा बार बार कहना है कि एक पुलिस वाला है जो उनका खास दोस्त है, मगर वो उत्तराखंड कैडर का भी नहीं, वो उत्तर प्रदेश कैडर का है। मैं बार बार इस बात को कह रही हूं कि ये पूरा का पूरा जो कुछ भी हो रहा है ये उसके कारण, और ये मान के चलिए कि अगर मैं ये बात कह रही हूं तो मेरा जीवन भी तो खतरे में है क्योंकि वो जानता है कि मैं उसके बारे में ये बात कर रही हूं। लेकिन he is the mastermind of all that is happening and whatever is happening in the state of Uttarakhand. जी, हम लोग अब राष्ट्रीय विषय पर चलते हैं। आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया और उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने एक प्रेस स्टेटमेंट दी और प्रेस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा, और इनफैक्ट अपना उन्होंने साक्षात्कार भी दिया, और साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि मैं एप्स्टीन को 3 या 4 दफा मिला। हालांकि एप्स्टीन फाइल्स में उनका 3 दफा मिलने का है, हो सकता है वो 4 बार मिले हों। उन्होंने कहा कि उस समय उन पे इल्जाम एक अंडर एज गर्ल के साथ यौन शोषण का था। दैट्स इट। जब उन्होंने दैट्स इट कहा तो बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई सोशल मीडिया पर, और पत्रकारों ने कहा कि ये दैट्स इट का मतलब है कि आप एक अंडर एज गर्ल के शोषण को बहुत लाइटली लेते हैं। और यहां तक तो तय हो गया कि एप्स्टीन फाइल्स में जो हरदीप पुरी का जिक्र है, या मोदी साहब का या अनिल अंबानी का जिक्र है कि अनिल अंबानी साहब भी उनसे मिले, उसके बाद राफेल की डील हुई, हरदीप पुरी साहब चाह रहे थे कि मोदी साहब को कोई सुने, और उन्होंने मोदी साहब को कोट किया ये कहते हुए कि मोदी साहब को वॉशिंगटन में मिलना नहीं चाहता है। और उसके बाद उन्होंने उसको हिदायत दी सीन ने कि जाइए आप जाके इजराइल में सॉन्ग और डांस करिए और वहां पर जाके उनसे ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट कीजिए तो शायद अमेरिका आपकी सुनेगा। तो अमेरिका को खुश करने के लिए वो इजराइल जाते हैं, और ये सारे क्रॉनिकल्स जो हैं उनके विजिट, स्टेट विजिट, पहले वो यूएस जाते हैं, उसके बाद वो इजराइल जाते हैं, इजराइल में जाके वो ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं नेतन्याहू के साथ, और उसके बाद वो गुड बुक्स में आ जाते हैं। तो एप्स्टीन फाइल्स की जो एडमिशन हरदीप पुरी ने की, इसका मतलब है कि मोदी साहब और हरदीप पुरी डायरेक्टली इन्वॉल्व है एप्स्टीन फाइल्स में, और यही सवाल राहुल गांधी ने किया उनसे। मेरा सवाल सीधे सीधे आपसे ये है कि राहुल गांधी ने जब ऑन रिकॉर्ड लोकसभा में इस बात को कहा और हरदीप पुरी ने उसको जस्टिफाई कर दिया, उसको बता दिया कि हाँ एप्स्टीन फाइल से हमारा कनेक्शन है, तो क्या यही वजह है कि डिफेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और प्रधानमंत्री लोकसभा जाने से कतरा रहे हैं, क्योंकि अब सवाल पूछे जाएंगे, सवालों का जवाब प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास है नहीं देने के लिए? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जब हम बात कर रहे हैं वनांतरा फाइल्स की, तो इस बात को समझना होगा कि बीजेपी के लोग किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं बलात्कारों में और यंग गर्ल्स का के शोषण में, और जिस तरीके से हरदीप पुरी की बात करी जाए तो वो इतने लाइटली इस बात को लेते हैं कि उन पर आरोप था एक नाबालिग बच्ची का शोषण करने का। तो आज ये सवाल उठता है कि ये हर टीवी चैनल पर जा जाकर ये तो खुद ही पोल पट्टी खोला है। इन्होंने कहा कि हाँ ये 4 बार जाके मिले उस व्यक्ति से जो कन्विक्टेड था ना। ये कन्विक्शन तो इसके बाद नहीं हुआ, इनकी मीटिंग्स के पहले वो कन्विक्टेड था, और आप जाके उस व्यक्ति से मिल रहे हैं जिसके ऊपर इतना घिनौना अपराध साबित हो चुका है, जिसकी वो सजा भुगत रहा है। तो भाई आप मुझे एक चीज समझाने की कोशिश करिए कि एप्स्टीन फाइल्स में आपका नाम आता है
आप जाके लोगों को ये बात बोलते हैं। तो सवाल ये उठता है, क्रोनोलॉजी अगर देखें 2013-14 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार जा रही थी, तो क्या ये अधिकारियों को पता नहीं होता? अधिकारियों को तो मालूम होता है ना कि अब रिजीम चेंज होना है। तो अगर उनको ये अंदाजा था कि अब रिजीम चेंज होने जा रहा है और वो कहते हैं कि मैं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में गया, अरे क्या मतलब है इसका? 14 से 17 ही तो, उसके बाद तो आप पेट्रोलियम मिनिस्टर बन गए और आपको प्रधानमंत्री ने क्यों बनाया भाई? ये इसलिए बनाया क्योंकि एक क्विड प्रो को है, आप इनके लिए काम कर रहे थे और आपके ऊपर तो ये भी अब इल्जाम है कि मनमोहन सिंह सरकार के दौरान भी आप डॉक्टर मनमोहन सिंह या देश के लिए कार्य नहीं कर रहे थे, आप कार्य कर रहे थे मोदी जी के लिए। और ऐसे बहुत सारे मैं आपको एग्जाम्पल दे सकती हूँ, जैसे जनरल वीके सिंह, वो भी आपको याद होगा उनके कार्यकाल के दौरान एक बार खबर आई थी कि आगरा से फौज चल पड़ी है दिल्ली की ओर और फिर उसका खंडन किया गया। आई रिमेम्बर इट वाज द मंथ ऑफ अगस्त, आई थिंक अगस्त और सितंबर। बट अगर हम बात कर रहे हैं इनके बारे में, हरदीप पुरी के बारे में, लुक एट द एरोगेंस विद व्हिच ही इज टॉकिंग। दैट मींस ये इन्होंने देश की सेवा नहीं करी। एज अ डिप्लोमैट व्हेन ही वाज मेकिंग ट्रिप्स टू द यूएस, he was working for the opposition at that time, and from 14 to 17 or how can he say कि मैं अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में गया? आपका ट्रांजिशन हुआ है फ्रॉम अ डिप्लोमैट टू अ मिनिस्टर टू एंड अ राज्यसभा सांसद। तो आप राज्यसभा सांसद होने के बावजूद आपको मतलब आप बनने को तैयार हुए। कैसे तैयार हो गए भाई? जब आप एप्स्टीन से मिलके आए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं पता था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंटेलिजेंस को नहीं पता कि ये गलत लोगों से मिल रहा है। इसका मतलब है कि जो मुलाकातें हो रही हैं उन सब का ट्रैक और सबका रिकॉर्ड सब कुछ मौजूद है मोदी जी के पास। इसीलिए ये क्विड प्रो को हुआ और मोदी जी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में आने के कारण आप देख रहे हैं कि चाहे वो रक्षा मंत्री हो आपके राजनाथ सिंह, या विदेश मंत्री हो जयशंकर, और या फिर प्रधानमंत्री हो, आप देखिए कि ये तीनों गायब हैं। क्यों गायब है भाई? ये पार्लियामेंट में आपकी जवाबदेही है। और अगर आप डर रहे हैं कि राहुल गांधी के सामने आप पहुंचेंगे तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का और देश में मैं भाजपा के वोटरों की भी बात कर रही हूं, उनके समर्थकों का, सब जानना चाहते हैं, दे आर ऑल रिलाइंग ऑन राहुल गांधी टू पुट दिस question across to the prime minister, to the defense minister and to the foreign minister, and they are accountable for it. अगर ये लोग गायब हो रहे हैं तो इस सवाल से भाग ही नहीं रहे। This is an admission of guilt which is being confirmed by these three very honorable ministers and the prime minister himself. बिकॉज जब हम बात कर रहे हैं आपके इनके ये हरदीप पुरी तो हर जगह जाके अपना एडमिशन तो हो गया ना, ही हैज सेड दैट ही मेट हिम। अब वहां पे क्या किया गया और क्या इन्होंने किया ये आपको और मुझे नहीं पता। और एक और भी तो अब आया है, आपने देखा होगा कि अब पता चल रहा है कि डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ भी कोई मीटिंग थी जिसके बारे में बिल गेट्स ने पत्र लिखा है आपके इसको जेफरी एप्स्टीन को। ये सब क्या हो रहा है? ये सारे भाजपाइयों के नाम क्यों आ रहे हैं? और अभी मैंने कहीं देखा था कि ये कह रहे थे कि राहुल गांधी का नाम लाने की कोशिश करते। ये नैरेटिव वर्क नहीं करेगा ना, क्योंकि ये सब पब्लिक डोमेन में है। जेफरी एप्स्टीन के ऊपर जो पेजेस हैं वो इंस्टाग्राम में मौजूद है, और इंस्टाग्राम में जो हमारा यूथ है, पढ़ा लिखा यूथ, वो देख रहा है, वो सब समझ रहा है कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा गंदगी चल रही है और देश को बेचने का काम है क्या? वरना प्रधानमंत्री क्यों नहीं आते पार्लियामेंट? सिंपल सवाल है, उन्हें जवाब देना चाहिए कि वो क्यों नाच रहे थे और उससे क्या फायदा हुआ उनको। और अगर जेफरी एप्स्टीन के कहने पे उन्होंने ये किया इजराइल में जाके, और ये बात साफ हो गई है, ये उनके मंत्रियों ने संसद में खड़े होकर कहा कि हाँ वो गए थे उस समय इजराइल, तो टाइमलाइन तो कंफर्म हो गई। अब ये एडमिशन जो है, ये अगर ये नहीं आएंगे प्राइम मिनिस्टर और अपनी क्लैरिफिकेशन नहीं देंगे तो ये तो माना जाएगा कि वो वहां गए, वो नाचे, वो किस फायदे के लिए किया, ये हमें नहीं पता। जी, आपने अभी जिक्र किया कि किस तरीके से राहुल गांधी को इम्प्लीकेट करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको बता दूं, फिल्म मैकेनिका के जो एग्जीक्यूटिव क्रिश्चियन माइकल तिहाड़ जेल में हैं, उनसे कहा गया कि आप कहिए कि आपने सोनिया गांधी को पैसे दिए अगस्ता वेस्टलैंड डील में। हालांकि अगस्ता वेस्टलैंड की जो हेलीकॉप्टर्स की डील है, ये हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी के समय।
तो अटल बिहारी वाजपेयी का नाम बचाने के लिए सोनिया गांधी के नाम के की पे तकदीस लगाने के लिए क्रिश्चियन माइकल को कहा गया। जब वो एग्री नहीं किए तो आज वो उनको फिर वहां से यूएई से उठा लिया गया, दुबई से उठा लिया गया और आज वो तिहाड़ में बंद हैं। जिस कंपनी को अगस्ता वेस्टलैंड डील में जो शामिल थी, उस कंपनी को बरी कर दिया गया और केसेस में उन कंपनीज जो कंपनी को नोटिस सर्व किया, वो कंपनियों के नोटिस सर्व करने के बाद वो कंपनियां जब बंद हुई तो उनको लिस्ट से निकाल दिया गया और अलग अलग केसेस कर दिए गए। तो आप देखिए किस तरीके से अगर आप सोनिया गांधी, राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी के लोगों का नाम नहीं लेंगे तो आपको किस तरीके से प्रताड़न किया जाएगा। तो ये इनकी चाल चरित्र है। और दूसरा ये कि जितने भी रेपिस्ट होते हैं, बिल्किस बानो से केस से लेके हमने अभी तक अंकिता भंडारी केस में देखा है कि जितने भी रेपिस्ट होते हैं, अगर वो जय श्री राम की उद्घोषणा कर दें, हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाएं तो वो गुड बॉयज हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी उनको गले लगा लेती है। तो एक तरीके से रेपिस्ट सरकार है, चाहे वो उत्तराखंड हो या भारत हो। मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है, राजनाथ सिंह से आपने नाम लिया। ऑपरेशन सिंदूर पर महाशिवरात्रि में एक इवेंट होस्ट किया जाता है ईशा योग सेंटर में कोयंबतूर में, संडे की बात बता रहा हूँ। और उसमें राजनाथ सिंह जो हैं वो 3 वेटरन मिलिट्री सर्कल्स के लोगों को बुलाकर और वहां पे उनको मेडल्स पहनाए जाते हैं। मतलब वासुदेव साहब मेडल देते हैं राजनाथ सिंह को, राजनाथ सिंह उनको मेडल्स पहनाते हैं। अब ये बात समझ में नहीं आती मुझे कि इस तरीके से सैफनाइजेशन मिलिट्री का क्यों किया जा रहा है। आपने पहले भी देखा कि आर्मी जनरल साहब जब उतरते हैं अपने प्लेन से और वहां पर एक पंडित जी खड़े होते हैं, उनको वो सैफरन रोप पहना के उनके तिलक लगाते हैं। सीडीएस साहब तिब्बत को लेकर आपके जवाहरलाल नेहरू को दोष देना शुरू कर देते हैं। सीडीएस हालांकि एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, आपके 2 सीडीएस दोनों उत्तराखंड से हुए हैं। तो मेरा सीधा सीधा सवाल है, राजनाथ सिंह और मोदी सरकार जिस तरीके से मिलिट्री के सैफरनाइजेशन की तैयारी कर रही है, ट्रंप साहब आइस एजेंट्स को लेकर बहुत पॉपुलर हो रहे हैं या मतलब कह लीजिए बदनाम हो रहे हैं। क्या इस तरीके की चीजें आपको भारत को भी देखने को मिलेगी? क्या ये सैफनाइजेशन ऑफ मिलिट्री जो है, ये मोदी सरकार की राइट विंग गवर्नमेंट का अपना सुरक्षा कवच है, जिसको वो बोलते हैं कि हम सुदर्शन चक्र बना रहे हैं? क्या ये इनका सुदर्शन चक्र है जिससे कोई भी ऑपोजिशन का आदमी कभी भी प्रोटेस्ट नहीं कर पाएगा, इनकी जो कारगुजारियां हैं उनको बयान नहीं कर पाएगा? क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है? देखिए, जो बात आप कह रही है, मैं मानती हूँ कि ये कोशिश इनकी पूरी है ये करने की कि सैफरनाइजेशन ऑफ द मिलिट्री फोर्सेस हैज बीन डन। वो उसमें तो कोई हैरानी की बात नहीं है और मतलब इस पे कोई सवाल नहीं है। वो भगवाकरण तो करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सबके सामने है। लेकिन अगर आप देखें कि आरएसएस के वो कच्छाधारी जो है वो कैसे जाया करते थे, डंडे लेके, तोंद बाहर निकली हुई है, बिल्कुल अनहेल्दी पीपल, अंदर बंदूक लहरा रहे हैं, वो कट्टे टाइप के बंदूक है, वेपन्स लहरा रहे हैं। तो वो ये बात तो समझ गए, वो जब तक वो सिस्टम के बाहर थे वो करते रहे, सिस्टम के अंदर आने के बाद भी वो करते रहे, एंड दे टर्न्ड इनटू कॉमेडी सर्कस हो रहा था, एंड दे वर लुकिंग लाइक जोकर्स। एंड अंदर ही अंदर ये साथ साथ क्या कर रहे थे, क्योंकि हमेशा करते हैं ऐसा कुछ करते हैं कि आपका ध्यान उधर रहेगा, लेकिन ये अंदर ही अंदर इन्होंने भगवाकरण किया सेना का। और सेना में जिस तरीके से ये हो रहा है, इसके खिलाफ भी बहुत सारे लोग खड़े हैं, ऐसा नहीं है। तो जो मतलब जो ऑफिसर्स हैं, अगर आप उनको देखेंगे, उनसे बात करेंगे, जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं या जो आज सिस्टम के अंदर है, वो बहुत ज्यादा नहीं भी बोलते, लेकिन इस बात को एडमिट करते हैं कि ये गलत हो रहा है। और जो मतलब जो लोअर लेवल के लोग हैं, रैंक्स हैं, उनके अंदर इनका जो पेनिट्रेशन है इस भगवाकरण का, वो कहीं ज्यादा है, इसलिए हमें वो दिखता ज्यादा है, क्योंकि जो लीडर्स है उनकी संख्या हमेशा कम होगी एज कम्पेयर टू व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉन कमीशन, मतलब जेसीओज वगैरह। तो अगर आप देखेंगे तो उनके एटीट्यूड में बहुत है, लेकिन आप जनरल्स वगैरह को देखिए जो टीवी पे बैठकर मतलब एनालिस्ट के तौर पे बैठ जाते हैं, उनको आप देखेंगे तो वो वही बातें बोलते हैं जिससे उनको कहीं का गवर्नर बना दिया जाए या कोई उनको इंपॉर्टेंट पोस्ट दी जाए, वो गवर्नमेंट के फेवर में आ जाए, वो भी हम देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सोच समझ के करा जा रहा है। लेकिन अग्निवीर योजना जो लाई गई थी, वो इस बात को सोच के लाई गई थी कि हम जो आइस एजेंट्स की तरह लोग तैयार कर लेंगे और फिर उनसे काम कराएंगे, क्योंकि ट्रेनिंग तो उन्हें भारत के आर्म फोर्सेस ने दी होगी, सो दे विल बी एक्सपर्ट्स इन द लेटेस्ट टेक्निक्स एंड देन वी विल यूज देम। मगर अब क्योंकि मुझे लगता है, मैं बार बार इस बात को कहती हूँ कि मुझे लगता है कि मोदी जी को पता है कि उनका जो ग्राफ है वो बहुत नीचे आ चुका है, और जो 240 का नंबर उन्होंने देखा वो उनकी उम्मीद
से बहुत ही दूर था, क्योंकि उनकी शक्ल ने वो बता दिया था जब वो जाके मिले एनडीए अलायंस के लोगों से, और फिर उसके बाद अपने आप ही को खुद ही को प्रोक्लेम कर दिया कि वही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और जब वो गए थे भाजपा के हेडक्वार्टर्स में, उनकी शक्ल बता रही थी एकदम, वो मतलब ऐसे मुस्कुराने की कोशिश कर रहे थे ना, तो यू कुड सी कि मतलब कि ना, he's trying to smile but he was not being able to smile also. It was a very forced smile. So पूरी तरह से जो भी चीजें उनके दिमाग में थी कि ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स है, उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए हर कोशिश करी जा रही है। और जहां तक राजनाथ सिंह की बात है और ये पूरा जो कुछ भी हुआ, तो आप बताइए, राजनाथ सिंह तो बहुत ही बेशर्म आदमी है, क्योंकि राजनाथ सिंह के ऊपर तो मतलब कार्रवाई होनी चाहिए कि आप उस व्यक्ति के हाथ से मेडल लेके जो वेटरन्स हैं उनको दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर तो खुद कई अपराधों के बारे में बात करी जाती है, कई अपराधों में उसकी संलिप्तता है, और ये बेहद ही दुखद है कि इस तरह का कुकृत्य ये कर रहे हैं। मगर एक्सपेक्टेड आउट ऑफ अ मैन लाइक राजनाथ सिंह, ही हैज नो स्पाइन, उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है। वो बेहद ही मतलब ऐसा आदमी है जो कल अटल बिहारी वाजपेयी की वाहवाही कर रहा था, और वो तब मुख्यमंत्री बना आपके उत्तर प्रदेश का, इतना कुछ उसे मिला। मगर आज अगर उसको जरूरत पड़ेगी तो उससे अगर ये कहा जाए कि तुम गाली दो अटल बिहारी वाजपेयी को, तो वो भी करेंगे। तो आई डोंट गिव टू मच वैल्यू टू अ मैन लाइक हिम, बट यस, व्हाट इज हैपनिंग टू द फोर्सेस, या जो ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बेहद ही निंदनीय है, और ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। यू मार्क माय वर्ड, ये कोशिश कर रहे हैं, सिस्टम इनके हाथ में। आपने एसआईआर देखा, व्हाई डू यू थिंक कि एकदम ही पागल की तरह आप एसआईआर में लोगों के नाम काट रहे हैं या अपनी मर्जी के नामों को ऐड कर रहे हैं? और याद है आपको, मैंने ये बात बार बार कही थी कि एड्रेसेस में वो एड्रेस चेंज कर देते हैं, नाम सही है, फादर नेम सही है, एज सही है, एड्रेस को पास वाला कोई एड्रेस डाल देंगे। तो जब आप जाओगे वोट देने के लिए तो लोग आपको मना करेंगे। ये सारी चीजें जो है वो इसी ओर इशारा कर रही है कि ये हताश हो चुके हैं एंड दे आर गोइंग ऑल आउट। मगर होता है ना कि कोई वो कैंडल का जो फ्लेम है बहुत भभकता है बिफोर इट गोज आउट। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर उत्तराखंड में स्टेट में सबसे ज़्यादा लोग फ़ौज में जाते हैं। वहाँ के वेटरन्स ने पहले ही कह दिया है कि इस तरीके का जो फ़ॉर्मेट है, वो मिलिट्री रिकॉग्निशन सर्विस इंस्टीट्यूशन को एक गुरु लेड प्लेटफ़ॉर्म पे लेके जाना, ये शेमलेसली इंसर्ट करता है डिवोशनल इमेजिनरी एंड पॉलिटिकल प्रेजेंस इनटू द व्हाट ऑपरेशन मिलिट्री ऑपरेशन वाज़ प्योरली अ मिलिट्री ऑपरेशन ऑन द बिहेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसको इस तरीके से प्रेज़ेंट करना और इस तरीके के इवेंट्स करना, ये मिलिट्री के लिए खतरनाक है। और इस बात का आगाज उत्तराखंड के वेटरन्स ने भी किया, इसलिए इसकी चर्चा करनी जरूरी थी। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए सुजाता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। धन्यवाद।